हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूव एंड एजुकेशंस। इससे पहले वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल और डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल और उसके क्या है स्टेजेस पढ़ा था। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ेंगे। तो इससे भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे बनते हैं सीटेट में। तो आइए देखते हैं क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस। ऑलमोस्ट सभी को पता होता है क्या होता है क्या नहीं होता है, तो फिर भी देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती है। लाइक कुछ भी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे पक्षी हो, हर एक प्रजाति कुछ भी हो। इनफैक्ट सांप भी है तो वो भी जानवर में तो ऑलमोस्ट सभी आ जाते हैं। तो वो चिड़िया हो चाहे सांप हो, कोई भी पर्सन एक सिमिलरली बिल्कुल नहीं होता है। प्रजातियां समान नहीं होती, वही सिमिलरली नहीं होता है। उदाहरण के लिए 2 बंदर भी एक समान जैसे नहीं दिखते हैं, उनमें भी किसी न किसी स्तर पर विभिन्नताएं एवं आवश्यक ही पाई जाती हैं। मतलब कोई ना कोई, 1-2 बंदर भी होते हैं तो उनमें कोई ना कोई डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब सेम हो, और जब ऑलमोस्ट सब सेम होंगे तो फिर लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं रह जाएगा। कि अगर मान लो सबकी डिज़ायर्स है, सब खा के सोएंगे, और तो इस तरीके से दुनिया नहीं चल पाती है। अच्छा, मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो सबका इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, जो कि हमारे इंडिया को सॉरी हमारे जीवन को काफ़ी अच्छा बनाता है। क्योंकि हर पर्सन सेम रहेगा तो फिर लाइफ में फिर वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। कि हाँ, सबकी पसंद एक ही ड्रेस है, सब सिमिलरली वही पहन के चले गए, और सबकी पसंद अलग अलग होती है, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। अगर सबका सेम ही बिहेवियर होने लगा तो फिर कोई एक दूसरे को, तब अक्षय कुमार और क्या बोलते हैं नॉर्मल पीपल में क्या ही डिफरेंस रहेगा। तो इसलिए हर एक पीपल सेम नहीं होता है। तो यही है विभिन्न इंडिविजुअल डिफरेंस। फिर ये सेकंड पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस वेरियस आर कॉमन विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पेसिफिक। वही बताया मैंने कि कोई भी कॉमन पीपल नहीं होते हैं, सब अपना अपना अलग अलग एक एक वैरायटी होती है। थर्ड पॉइंट, वेरिएबिलिटी इज़ द फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल आर नो expectations of this. They vary in terms of physical characteristics such as height, weight, strength, hair color, etc. वही बताया इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब इन द सेंस कि लुक वाइज, हाइट वाइज, वेट वाइज, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर भी सबका चेंज होता है। चाहे वो आप फिजिकली स्ट्रक्चर्स देखिए, चाहे वो मेंटली देखिए, चाहे वो आप इंटेलिजेंस के स्तर पे देखिए, चाहे जिस स्तर पे आप लोग देखिए, तो हर एक पर्सन अलग अलग ही मिलेगा। अगर अलग अलग नहीं होगा तो फिर वो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। मतलब कि सब सिमिलरली ही रहेगा तो फिर वो लाइफ नहीं रह जाएगी। इसलिए फिज़िकली कैरेक्टरिस्टिक भी, कोई गोरा है बहुत, कोई पतला है, कोई कोई मोटा है बहुत, कोई छोटा है बहुत, तो सबका अपना अपना एक एक हर जगह वैल्यू ही है। अगर कोई पर्सन बहुत लंबा है तो उसको सब लंबा लंबा ही नहीं कहेंगे ना, कि हाँ ठीक है हर कोई लंबा ही लंबा है, तो फिर वो छोटे काम कोई कर नहीं पाएगा। या छोटा है तो कोई काला है, कोई गोरा है, तो हर चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है अपनी अपनी अलग अलग जगह पे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, they may be intelligent or dull, dominating in submissions, creative or not so creative, outgoing or withdraw। मतलब कि बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंसी में भी बहुत बहुत तेज़ बच्चे होते हैं, बहुत डल कमज़ोर भी बच्चे होते हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड के भी होते हैं बच्चे, कि हाँ वो पढ़ने में तेज़ नहीं है तो बहुत क्रिएटिव, हर एक चीज़ अलग अलग इन्वेंट करना, हर एक चीज़ अलग अलग बनाना। बहुत लोगों को बाहर घूमना पसंद है, बहुत लोगों को अंदर रहना पसंद है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक डिज़ायर होती है। तो अब हर कोई बाहर घूमेगा तो घर में भी तो कोई रहना चाहिए ना। तो वही होता है कि हर एक पर्सन अलग अलग होता है, व्यक्तिगत तो उन लोग की विभिन्नताएं होती हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग मोटिव होता है। तो दिस लिस्ट ऑफ वेरियस कैन बी एंडलेस, मतलब कि जो इसका वेरियस है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो लास्ट तक हर टाइम चेंज होता भी रहता है। कि हाँ, अगर आप बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक सिर्फ यही सोचो कि हाँ सिर्फ मुझे खाना है, सिर्फ खाना है, या फिर सिर्फ सोना है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो हर टाइम उसका जो एक डिफरेंसेस होता है, हर एक स्टेज पे चेंज होता रहता है। कि हाँ, एक टाइम के बाद उसका इसमें इंटरेस्ट आएगा या फिर उसमें इंटरेस्ट आएगा, तो हर टाइम वो उसकी जो वेरियस है वो लिस्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, कि हाँ लास्ट मोमेंट तक वो चलता ही रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फिर आता है रिस्पेक्ट। नोट है एक कि
रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस एंड डोंट लाफ एट अदर। मतलब हमें हर एक पर्सन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो चाहे जैसा हो, चाहे कमज़ोर हो पढ़ने में, चाहे अच्छा हो, चाहे जैसा भी हो। इनफैक्ट काला गोरा पतला, धर्म के बेस पे कि हाँ कोई छोटा कास्ट है बड़ा कास्ट है, चाहे जैसा हो, सबका अपना अपना एक महत्व होता है। तो सबकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि हंसना चाहिए। तो देख लेते हैं बेसिक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं वो देखते हैं हम लोग। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार। तो पहला है इंटेलिजेंसी, कि हाँ इंटेलिजेंसी बच्चा मतलब कितना बुद्धि पे असर करता है कि हाँ कितना वो इंटेलिजेंट है कितना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग व्यक्तिगत हर एक पर्सन तो इंटेलिजेंट हो नहीं सकता, इसीलिए उसको अपना अलग अलग एक बेसिक दिया गया है कि हाँ आप इसमें बांट सकते हैं बच्चों को। फिर आता है सेकंड है एप्टीट्यूड, अभी क्षमता। उस हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। किसी को बहुत ज़्यादा खाने की क्षमता होती है, किसी को बहुत ज़्यादा पढ़ने की क्षमता होती है। सबकी अपनी अपनी एक क्षमता होती है अटैम्प्ट करने की किसी भी चीज़ को। तो किसी को बहुत जल्दी एक कोई सब्जेक्ट है बहुत जल्दी उसको याद हो जाता है, कोई बहुत नहीं याद होता है। तो सबकी एक अपनी अपनी अलग अलग अभिक्षमता होती है। हाँ कि हाँ उसको जल्दी याद हो जाता है, उसको देर में याद होता है। तो हर किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते हैं। तो एक पार्ट्स ये भी होता है डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस का। फिर इंटरेस्ट, रुचि होती है। हर किसी का एक चीज़ में रुचि नहीं होता है ना कि हाँ अगर एक पर्सन को म्यूज़िक पसंद है तो सबके सब म्यूज़िक में ही भागे जा रहे हैं, तो फिर वो हर एक पर्सन अलग अलग नहीं हुआ। सबकी अपनी अपनी अलग रुचि होती है। किसी को पढ़ने का शौक़ है, किसी को खेलने का शौक़ है, कोई स्पोर्ट में जाना चाहता है, कोई मैथ्स में तेज़ है, कोई इंग्लिश में तेज़ है, या फिर किसी की डिज़ायर है डांस करने की, किसी की डिज़ायर ड्राइंग करने की। तो सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग इंटरेस्ट होती है। फिर पर्सनालिटी से यही तात्पर्य है कि हाँ कोई मोटा है पतला है, किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, किसी का। तो पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है उसकी इंडिविजुअल डिफरेंस। फिर वैल्यूज़, उसकी क्या क्या वैल्यूज़ है, वो किसको कितनी महत्वता देता है। किसी के लिए पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, या किसी के लिए बहुत झूठ बोलना बहुत नॉर्मल बात होगी, लेकिन किसी के लिए झूठ बोलना एक पाप के बराबर होगा। तो एक तरीके से सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग डिज़ायर होगी। किसी के लिए भगवान बहुत अच्छे होंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको मानता होगा, लेकिन किसी के लिए वो ठीक है नॉर्मल नास्तिक टाइप के होंगे। तो ये सारी जो बेसिक इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो ये सारे पांच डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसको बांटा गया है कि हाँ इस टाइप के डिफरेंस इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक नोट है, विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है। कि इसका सीधा मोटिव ये है कि जो बच्चा होता है, हम लोग जो एक स्कूल होती है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्म सेम होती है, और शिक्षक के लिए यूनिफॉर्म आवश्यक नहीं होता है। उनके लिए टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक की आवश्यकता होती है। बेसिकली ये कहा जा सकता है कि क्योंकि प्रत्येक बच्चे के पास अलग, मतलब एक स्कूल है, अगर बच्चों की सबकी देखिए अलग अलग रुचि होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी चीज़ें अडॉप्ट करता है, कोई चीज़ें बहुत बाद में याद करता है, या फिर कोई बहुत वीक फैमिली से है, या फिर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से है। तो अगर यूनिफॉर्म अलग अलग होंगे तो कोई बच्चा बहुत सज धज के आएगा, कोई बच्चा नॉर्मल आएगा। तो इसीलिए एक यूनिफॉर्म डिसाइड की गई है कि आप चाहे जैसे भी हो उस यूनिफॉर्म में आपको फिट होना है, चाहे आप बहुत अमीर हो चाहे आप बहुत गरीब हो। तो ये बेसिकली बच्चों के लिए होता है कि हाँ आप चाहे जिस टाइप के भी बच्चे हों, सबको एक ही ड्रेस में पहना करके रखा जाता है। और जबकि ऐसा कुछ टीचर्स के ऊपर लागू नहीं होता है कि उन्हें भी सेम ऐसे ड्रेस पहनने चाहिए। उनको ड्रेस यूनिफॉर्म पे इतना ध्यान ना दे करके, इंस्ट्रक्शन ना दे करके, उनको टीचिंग टेक्निक्स पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उनको ये आना चाहिए कि हाँ बच्चों को कोई बच्चा अगर डल है तो उसको किस प्रकार से अलग अलग विधियों से, अलग अलग तरीके से बच्चों को किस प्रकार वो समझा सके। या फिर कोई बच्चा बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को याद कर लेता है, या फिर कोई बच्चा बहुत लेट में करता है। तो टीचर्स को ये समझना पड़ेगा कि हाँ कौन वीक है, कौन तेज है, कौन जल्दी अडॉप्ट कर रहा है, कौन देर में अडॉप्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें शिक्षक के ऊपर डिपेंड करती है। तो शिक्षक के लिए यूनिफॉर्म ज़रूरी नहीं है, टीचिंग टेक्निक्स ज़रूरी है, जिसमें वो मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर TLM यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस चीज़ें होती हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बोला यही क्योंकि प्रत्येक बच्चे के पास अलग अलग अभिरुचियाँ होती हैं, इसलिए वही एग्जैक्टली बताया कि सबकी अपनी अपनी, कोई बहुत तेज़ है, अगर बहुत तेज़ है तो वो दिखावटी में अलग अलग चीज़ें पहनेगा, या फिर बहुत
जो भी हो। तो इसमें क्या होता है कि सबको बच्चों को एक यूनिफॉर्म कोड में रखा जाता है, जबकि टीचर्स के लिए ज़रूरी नहीं होता है। फिर आगे देख लेते हैं। शिक्षक के लिए बेसिकली ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इससे एक तो क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ शिक्षक के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, तो ये सब आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। क्या है शिक्षक के लिए यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत, एक रूप अनुदेश ज़रूरी नहीं है। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन शिक्षक के लिए ज़रूरी नहीं है, अभी जस्ट मैंने बताया क्यों नहीं ज़रूरी है। फिर डिफ्रेंसिबिलिटी इंस्ट्रक्शंस विभेदी अनुदेशन, मतलब वही जो टीचर्स टेक्निक्स है, डिफ्रेंसिबिलिटी इंस्ट्रक्शन देना, मतलब कि ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टीचर्स को ये समझना पड़ेगा कि हाँ कब बच्चे को किस टाइप का इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो सकती है, या फिर टीचर्स को ये आना चाहिए अलग अलग तरीके से बच्चों को किस प्रकार से वो समझा सके। ये सारी चीज़ें टीचर्स के पास होनी चाहिए कि हाँ अगर बच्चा कमज़ोर है तो इस टाइप की चीज़ें सिखा सके, या फिर ये TLM यूज़ करें, या ये मॉडल तैयार करें, या बच्चे को इस तरीके से समझा सके या ऐसा समझा सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक टीचर्स के लिए, नॉट यूनिफॉर्म। फिर आता है होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस बनाए। होमोजीनियस, बच्चों को होमोजीनियस नहीं बनाना चाहिए, हेट्रोजीनियस बनाना चाहिए। तो होमो का मीन्स होता है सेम, मतलब कि एक तरीके से आप समझ लीजिए होमोजीनियस इन द सेंस कि एक ग्रुप है, उसमें ये ना करें टीचर्स की मान लीजिए कि 90% वाले बच्चों को एक ग्रुप में रख लिया, और 70% वालों को बच्चों को एक ग्रुप में रख लिया, और जो कमज़ोर हैं या 50 लेस हैं उन लोगों को एक ग्रुप में रख दिया। तो ऐसा टीचर्स को कभी नहीं करना चाहिए, होमोजीनियस कभी नहीं बनाना चाहिए, हेट्रोजीनियस बनाना चाहिए। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग टाइप्स के बच्चे, तो जो ग्रुप बना रहे हों उसमें अलग अलग टाइप्स के बच्चे हों, ना कि आप अलग अलग, अगर एक ग्रुप में कई सारे बच्चे होंगे अलग अलग तरीके से होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एक टीचर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है यही आता है सेम एबिलिटी वाले को एक ग्रुप में नहीं रखना चाहिए। अभी जस्ट मैंने बताया कि सेम 90% वाले बच्चों को एक ग्रुप में नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए ये चीज़ इस पे टीचर्स को इस पे ध्यान देना चाहिए कि होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस बनाना चाहिए। तो ये आप डिफरेंस ज़रूर देखिएगा कि अगर आता है क्वेश्चंस के शिक्षक के लिए क्या ज़रूरी है, बच्चों को होमोजीनियस बनाना चाहिए या हेट्रोजीनियस बनाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हेट्रोजीनियस होना चाहिए, एक ग्रुप में कई सारे डिफरेंस टाइप के बच्चे रहें, तभी वो एक दूसरे का एक्वायर करके सीख पाएंगे कि हाँ इससे वो सीखा इससे वो सीखा, और टीचर्स को भी इसमें अलग अलग तरीके से वो सिखा पाएँ बच्चों को। तो ये है सेम ग्रुप। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं, मतलब ये देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस दो टाइप्स के होते हैं, इनहेरिडिटी यानी आनुवंशिक, और एक्वायर्ड यानी अर्जित। तो इनहेरिडिटी मतलब जो हमारे पूर्वजों के अकॉर्डिंग मिलती है, या जो हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मिलती है, और अर्जित यानी कि जो हमने प्रेजेंट में जो बच्चा सीखा है, अर्जित के आसपास की चीज़ों से क्या अर्जित किया है, एक्वायर्ड किया है। ठीक है, तो आनुवांशिकता के अंतर्गत देख लेते हैं फिजिकली, मेंटली और टर्मेंटल। फिजिकली क्या होता है कि जिसमें बच्चा की हाइट वेट, अगर पापा मम्मी 5-6 फीट के हैं तो मम्मी है 5 की हैं, तो बच्चा भी 6 का होगा या फिर ऐसे करके होगा। तो ये फिजिकली इम्पैक्ट आता है बच्चों के ऊपर कि हाँ बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस पेरेंट्स के अकॉर्डिंग भी होता है। फिर मेंटल हेल्थ भी, अगर उनके मम्मी पापा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पढ़ने में बहुत तेज़ है, उनका माइंड बहुत शार्प है, तो बच्चों पे भी वो असर पड़ता है कि बच्चों का दिमाग अच्छा खासा होता है। ये टेम्परामेंटल में क्या होता है, स्वभाव, अगर मम्मी पापा उनके बच्चों का स्वभाव कैसा है, उनके मम्मी पापा का स्वभाव कैसा है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं कि हाँ कैसा उनका स्वभाव है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर बच्चे के मम्मी पापा मोड़ी टाइप के हैं या फिर गुस्सैल टाइप के हैं, तो बच्चा भी थोड़ा सा उस टाइप का स्वभाव बन जाता है। या फिर मम्मी पापा का स्वभाव बहुत पोलाइटली है, तो बच्चे के अंदर भी कहीं ना कहीं वो पोलाइटली चीज़ आ जाती है। तो ये सारी चीज़ जो होती हैं वो आनुवांशिक के अंतर्गत यानी इनहेरिडिटी के अंतर्गत आती हैं। और जो एक्वायर्ड है यानी अर्जित है, एक्वायर्ड मतलब बच्चा सोशल यानी समाज के द्वारा सीखेगा कि हाँ समाज में कैसा है, अगर वो किस माहौल में रह रहा है, कैसा समाज है, वहाँ की कैसे सोसाइटी है, तो ये सारी चीज़ें देख करके बच्चा सीखेगा। कल्चर मतलब वो किस कल्चर में, इनफैक्ट अगर वो राजस्थान में पैदा होता है तो वो वहाँ का कल्चर सीखेगा कि हाँ गर्ल्स है तो
जो वहाँ की कल्चर्स होती हैं, चूड़ियाँ पहनना हाथ में, या फिर वो पहनना, चोली वगैरह ये सब पहनना, जो भी होता है वहाँ पे। गुजराती है तो गुजराती चीज़ें, वहाँ के ढोकला वगैरह खाना, ये खाना वो खाना, तो ये सारी चीज़ें कल्चर्स के अंतर्गत आती है। तो बच्चा कल्चर के द्वारा सीखता है कि हाँ, अगर वो ईस्ट साइड पैदा हो रहा है तो इस की चीज़ें सीखेगा, वेस्ट है तो वेस्ट, साउथ है तो साउथ की चीज़ें सीखेगा। तो वो तो कल्चर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे बच्चा कैसे, किस सिचुएशन में है। फिर एजुकेशनल, हाँ, कि वो जाहिर सी बात है एजुकेशनल भी सीखेगा। मम्मी पापा चाहेंगे कि उसको अच्छे से, अगर उसके मम्मी पापा गवर्नमेंट में भले ही पढ़े हो, लेकिन अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो प्राइवेट में अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, तो एजुकेशनल में भी इम्पैक्ट पड़ता है, अर्जित करता है वो अच्छे स्कूल में जा कर के, वहाँ से इमोशनली भी अर्जित होता है। अगर उसके आसपास का माहौल बहुत खुशी टाइप का माहौल है तो बहुत खुश मिजाजी टाइप का होगा, या फिर उसके माहौल, उसके आसपास का माहौल एकदम सैड जैसा है तो सैडनेस वाली फीलिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें अर्जित करता है बच्चा। इस टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंस टाइप के बच्चे होते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मोटिवेशंस, अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले भी मोटिवेशंस पढ़ाया हुआ है, इससे बेटर और इससे बेस्ट पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग वहाँ पे भी जा कर के एक बार मोटिवेशंस की वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से, बहुत डीपली पढ़ाया हुआ है। उसका पूरा लेक्चर ही सिर्फ मोटिवेशन पे है, और मोटिवेशन से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से जा कर के उसको पढ़िएगा आप। फिर मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शंस, प्रेसिशंस एंड वेगर ऑफ गोल डायरेक्टर बिहेवियर। यानी मोटिवेशंस बेसिकली वो होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उत्साहित करना है या फिर प्रोत्साहित करना है, हम अंदर से बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं या उस चीज़ को करने के लिए, बेसिकली वही होता है। या फिर अपने गोल डायरेक्टर, जो हमारा लक्ष्य है उसको पाने के लिए जो हमें, हमारे अंदर उत्तेजना आती है, वही हमारा अभिप्रेरणा आता है, वही हमारा मोटिवेशन कहलाता है। फिर मोटिवेशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। मोटिवेशंस हमारी लाइफ के लिए समझिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस की ज़रूरत होती है। विदाउट मोटिवेशंस वो काम नहीं हो सकता है। इनफैक्ट हमें पढ़ना है तो हमें पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि नहीं, हमको पढ़ करके आगे क्या करना है, या फिर आगे का फ्यूचर सोचते हुए कि हाँ, अगर ये पढ़ लूँगी तो ये होगा, या फिर ये ऐसी चीज़ें होंगी, या जॉब मिलेगा, या फिर सैलरी मुझे मिलेगी, तब जा कर के मेरे अंदर मोटिवेट आएगा कि नहीं, हाँ, मुझे पढ़ना चाहिए। तो मोटिवेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, इनफैक्ट पढ़ने के लिए नहीं, किसी भी कार्य को करने के लिए। तो मोटिवेशंस भी 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल कैसी होती है और एक्सटर्नल कैसी होती है, ये देख लेते हैं हम लोग। इंटरनल यानी कि जो अंतः आत्मा से, यानी कि हमारे अंदर से मोटिवेशन आती है, जो जिसको हम लोग बाहरी से कोई फोर्स नहीं करे कि हाँ नहीं तुमको ये कर, तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, नहीं, जो अंदर से हमारे, कभी कभी कहते हैं ना कि इस चीज़ की करने की स्किल है, जैसे मुझे पढ़ाना पसंद है तो ये मेरी अंदर की आत्मा है, कोई मुझे प्रोत्साहित नहीं कर रहा है कि नहीं बेटा तुम पढ़ाओ पढ़ाओ, ये करो वो करो, तो वो सारी चीज़ें होती, अंदर से मेरा मन हो रहा है। तो कोई अंदर से मोटिवेशन, जैसे कि उसके अंदर म्यूज़िक है, उसके अंदर म्यूज़िक बहुत अच्छा गाता है वो, तो वो अंदर से गाएगा, ना कि किसी के कहने पर गाएगा, या फिर उसको किसी चीज़ के रिवॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे रिवॉर्ड्स दो, मुझे पैसा दो, या मुझे सैलरी दो, या मुझे मार्क्स दो, तो मैं ये काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो वो अंदर से मोटिवेट हो रहा है, अगर उसके बदले उसको कुछ मिल रहा है तो वो द बेस्ट है, वो हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उसके अंदर से उसको अगर कुछ नहीं भी मिलता है, अगर उसको वो करने में संतुष्टि मिलती है, तो वो अंदर से इस चीज़ को वो करेगा, तो वो फुल ऑन मोटिवेट है वो अंदर से, उसको बाहरी मोटिवेशंस की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है एक्सटर्नल, यानी कि ये बाहर से मोटिवेट किया जाता है, यानी कोई आपको बाहर से मोटिवेट कर रहा है कि नहीं आप ये काम करो। जैसे कि इसमें आपको कोई बाहर से मोटिवेट करेगा कि नहीं, इसमें लालच की वो होती है कि अगर आपको कोई बोले कि नहीं आप ये जॉब कर लो, ये पढ़ोगे ऐसे तो आपको जॉब मिलेगा, तो सैलरी मिलेगी। फिर इसमें सैलरी की बात होगी तो सैलरी आपका रिवॉर्ड्स आ जाता है। फिर उसके बाद अगर आता है कि कोई बोलेगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ो, मार्क्स गेन करोगे, तो इसमें मार्क्स की भी बात आ जाती है। नहीं, बहुत लोग ऐसे पेरेंट्स कहते हैं कि आप अगर इसमें इतना नंबर ले आओगे तो आपको ये दे दिया जाएगा, या फिर 19 नंबर ले आ रहे हो तो आपके लिए लैपटॉप दे दिया जाएगा, या फिर मोबाइल फ़ोन दे दिया जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें अगर बच्चा
बाहरी से मोटिवेट होता है कि नहीं यार पढ़ते हैं, मुझे इतना नंबर गेन करना है तो मुझे फ़ोन मिल सकता है या लैपटॉप मिल सकता है। तो ये बाहरी मोटिवेशंस है जो कि कुछ टाइम के लिए ही होता है। बाहरी मोटिवेशंस बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। तो इसलिए मैक्सिमम बच्चों को हमेशा इंटरनल मोटिवेट करना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल मोटिवेट करना चाहिए। तो ये कुछ ही टाइम के लिए होता है और इसमें रिवॉर्ड्स की इच्छा होती है कि हाँ कहीं से भी हमें रिवॉर्ड्स मिले। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल, वही अंतः आत्मा से, नो एनी डिज़ायर्स रिवॉर्ड। तो यहाँ रिवॉर्ड होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया है, रिवॉर्ड। फिर मतलब इसमें इंटरनल में क्या होता है, अंतः आत्मा से, हमारे अंदर की शक्ति से, इसमें कोई डिज़ायर नहीं होती है, नो एनी डिज़ायर्स। रिवॉर्ड का भी कोई उतना इच्छा नहीं होती है, बस वो अपने मन से करता है। अगर उसके बदले उसको कुछ मिल जाता है तो ठीक है, द बेस्ट है। और एक्सटर्नल क्या होता है, लोभ की दृष्टि में। अभी जस्ट मैंने बताया कि हाँ लालच उसके अंदर होता है किसी चीज़ को पाने की, तब वो मोटिवेट होता है। बाहरी एक्सटर्नल, उसमें रिवॉर्ड हो सकता है, सैलरी हो सकती है, मार्क्स हो सकता है, ETC होता है। हाँ, फिर एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे BF स्कैनर। तो BF स्कैनर ने क्या बोला था इसके उपलक्ष्य में, आप सुन लीजिए। BF स्कैनर का अभिप्रेरणा से संबंध से मानना है कि मोटिवेशनल नेशनल हाईवे की तरह है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा, सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। BF स्कैनर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा मोटिवेशन होता है वो नेशनल हाईवे की तरह होता है। यानी कि नेशनल हाईवे की तरह जितना आप उसको ज़्यादा मोटिवेट करोगे उतनी अच्छा उसका रिस्पॉन्स आएगा। यानी कि नेशनल हाईवे पे देखते हैं आप लोग कि हाँ फुल ऑन स्पीड से उन्होंने गाड़ी चलाई, तो उसमें ये होता है कि आपको जितना अच्छा मोटिवेट किया जाए कि नहीं हाँ भाई तुम इतनी तेज़ चलाओ, कोई आगे पीछे नहीं है, बस चलते जाओ, तो वो गाड़ी चलती जाती है ना नेशनल हाईवे की तरह। तो सेम उनका प्रोसेस ये कहने का था कि मोटिवेशन हमारा नेशनल हाईवे की तरह होता है। इसमें जितना अच्छा आप किसी को मोटिवेट कर पाओगे वो सक्सेस रेट के उतने ही करीब होता है। इनफैक्ट किसी को आप इतना मोटिवेट कर दो कि वो इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाए कि दिन रात पढ़े वो जॉब पा जाए। ठीक है, तो ये उनका ये कहना था कि किसी को इतना मोटिवेट करो कि वो सक्सेस रेट उसका हाई हो जाए या अच्छा हो जाए। अब यही बेसिकली इसमें एक लास्ट पॉइंट लिखा गया है कि बच्चों में इंटरनल आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। छोटा बच्चा है उसको इंटरनल करना चाहिए, एक्सटर्नल नहीं। एक्सटर्नल क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए होता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, तो इसलिए बच्चों के अंदर एक्सटर्नल की बजाय इंटरनल मोटिवेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं साइकिल ऑफ मोटिवेशंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो 1-2 नंबर के मोटिवेशन से तो क्वेश्चंस फिक्स हैं। तो देखते हैं, ये शॉर्टकट फॉर्म है NDA गार। NDA और गार क्या है, ये NDA और गार देखते हैं। N से हमारा होता है नीड, D से ड्राइव, A से एरोसेल और G से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और A से अचीवमेंट और R से रिडक्शंस ऑफ अराइवल। तो देख लेते हैं इसको क्या है। नीड यानी कि आवश्यकता, सबसे बड़ी चीज़ मोटिवेशंस के लिए हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेशंस की कब ज़रूरत पड़ती है, जब हमें किसी चीज़ की नीड हो। हमें ऐसे तो एवं किसी भी काम को तो करने नहीं लगेंगे हम लोग कि हाँ चलो भाई यही काम कर लेते हैं या वही काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें नीड होती है कि हमें इस टाइम जॉब्स की नीड है, मुझे जॉब चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे नीड होगी उसकी कि हाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमें इसकी कि नहीं अब यार विदाउट जॉब अब नहीं रहा जा रहा है, मुझे नौकरी चाहिए किसी भी तरीके से। तो नीड, उसकी आवश्यकता हमें पड़ी। फिर ड्राइव यानी प्रमोड यानी ड्राइव मतलब फिर मैं उसकी साइड प्रमोट होगी कि हाँ फिर मैंने उसके लिए कंटेंट इकट्ठा किया कि नहीं मुझे यार अब इस पर काम करना चाहिए। ड्राइव मतलब मैं उसकी तरफ मूव होंगी कि मुझे अब इसके लिए कुछ काम करना चाहिए, कंटेंट वगैरह उठाना है, कंटेंट इकट्ठा करूँगी मैं इंटरनेट से या फिर कहीं से भी। मैं अगर सीटेट की ही तैयारी कर रही हूँ तो सीटेट के लिए मुझे कंटेंट उठाना पड़ेगा, बुक्स खरीदना पड़ेगा, कॉपी खरीदना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए किसी भी तरीके से। तो मैं वो ड्राइव यानी उसकी तरफ टू मूव करूँगी। और फिर उसके बाद आता है एरोसेल यानी उत्तेजना। फिर उसके लिए मैं अपने आप को खुद को उत्तेजित करूँगी कि नहीं अब स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से अब तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो मैं दिन रात मेहनत करके उत्तेजित होकर के मैं तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर आता है गोल डायरेक्शन बिहेवियर यानी दिशा निर्देशन व्यवहार। फिर मैं अपने जो मेरा वो है नीड है यानी जॉब की तैयारी प्रिपरेशन, वो मैं अपनी
दिशा निर्देशन में अपना फुल ऑन मोटिवेशन के साथ उसका व्यवहार में सुधार करने, यानी कि दिन रात मेहनत करती हूँ, पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, फिर लास्टली में अचीवमेंट यानी उपलब्धि मुझे प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो भी अगर मैं सीटेट क्वालिफाई करके मैंने सीटेट पास कर लिया तो मुझे अचीवमेंट मुझे प्राप्त हो गई कि हाँ मैं अचीवमेंट हो गई। फिर मैं आता है रिडक्शंस ऑफ एरोसेल, फिर उत्तेजना की कमी, यानी कि फिर अब ये अचीवमेंट पा गई, फिर अब ऐसा तो है नहीं कि सीटेट मैंने पास कर लिया तो मेरी ज़िंदगी भर के लिए खाने पीने का सहारा सब यही हो गया। लेकिन नहीं, फिर हमारा फिर दूसरे काम के लिए फिर उसमें मेरी एरोसेल यानी कि उत्तेजना की कमी हो जाएगी। फिर हमें किसी चीज़ की नीड की आवश्यकता होगी। फिर नीड अब किसकी होगी कि हाँ भाई अब कोई भी वैकेंसी आती है, DSSB आ रही है या फिर सुपर टेट आ रही है या फिर LT ग्रेड आ रही है, कोई भी आ रही है, तो TGT PGT UP की कोई भी आ रही है, फिर उसकी मुझे डिज़ायर होगी ना कि हाँ अब सीटेट से तो मुझे ज़िंदगी भर का खाना पीना तो मिलेगा नहीं, फिर मैं मेरी दूसरी आवश्यकता होगी, फिर उसके लिए मैं ड्राइव करूँगी, फिर एरोसेल करूँगी, फिर गोल अचीवमेंट, फिर अचीवमेंट है, फिर उत्तेजना में कमी, फिर इसी तरह ये प्रोसेस कंप्लीट चलता रहेगा। फिर TGT PGT में मान लीजिए इन द फ्यूचर मैं टीचर बन गई, फिर उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा, फिर मुझे किसी और चीज़ की डिज़ायर होगी। तो ये प्रोसेस, ये साइकिल ऑफ मोटिवेशन ज़िंदगी पर्यंत चलती रहती है। तो इसमें ये NDA GKR ये ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट फॉर्मेट ट्रिक है, इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि नीट के बाद कौन सी स्टेज आती है या फिर ड्राइव के बाद कौन सी स्टेज आती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा एक बार। फिर नेक्स्ट आता है, हाँ, ये मध्याह्न भोजन मिड डे मील, यह शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। बेसिकली ये मिड डे मील क्यों स्टार्ट किया गया था? क्योंकि इसमें इसलिए स्टार्ट किया था हर स्कूल में कि बच्चे स्कूलों में कम जाते थे, लेकिन क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी कि हाँ उनको खाने के नहीं रह पा रहा है या पीने के लिए नहीं रह पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें उनमें कहीं ना कहीं कमी हो रही थी। तो सरकार ने या गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जब मैं मिड डे मील का स्कीम स्टार्ट करूँगा तो उसमें भोजन बनाया जाएगा, तो बच्चे ऑटोमेटिक आएंगे, तो खाने के लिए ही सही एटलीस्ट वो लोग आएंगे तो पढ़ेंगे इसी बहाने। तो इसलिए ये मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की गई थी, जो कि 1995 में स्टार्ट की थी। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, नोट पॉइंट कर लीजिएगा। और फिर आता है फिज़िकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं, सर्वाइवल नीड्स, अस्तित्व की ज़रूरत, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लिप, मिड डे मील। यही सारी चीज़ें हैं कि शारीरिक आवश्यकताएं, पहले बच्चा शारीरिक आवश्यकताएं फुलफ़िल करेगा, फिर उसके बाद सर्वाइवल नीड्स यानी अस्तित्व की ज़रूरत जो होती है हमारी, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लिप और मिड डे मील etc। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चे के लिए ये फुलफ़िल, जो जो गरीब फैमिली है, पुअर फैमिली है, वो अपने बच्चों को भेजें एटलीस्ट, इसी बहाने कम से कम वो लोग पढ़ भी पाएंगे। फिर आता है, एक है मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। ये इसमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको भी देख लेते हैं क्या है कैसे है। तो ये जो पिरामिड है इसको नीचे से स्टार्ट किया जाता है, साइकोलॉजिकली नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं। तो जो मैस्लो थे उन्होंने ये बताया अपना कि शारीरिक आवश्यकताएं, पहले इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पहले हमारी शारीरिक आवश्यकताएं यानी कि हमें साइकोलॉजिक नीड्स होती है, जैसे एयर, वाटर, फूड, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शंस, ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक नीड्स है ना, तो जो कि हमारी बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए, बिना इनके तो हम रह ही नहीं सकते ना। फिर तो उन्होंने बोला कि पहले साइकोलॉजिक नीड्स फुलफ़िल होगी, फिर हम लोग सेफ्टी नीड्स के, जब हम लोग की साइकोलॉजी पूरी तरीके से फुलफ़िल हो जाएगी तो हम लोग सेफ्टी नीड्स की तरफ आते हैं, यानी कि सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, यानी कि फिर हम लोग अपनी सेफ्टी को देखते हैं, जैसे पर्सनल सिक्योरिटी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, रिसोर्स हो गया, हेल्थ हो गया, प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसके बाद क्या होता है कि हम लोग फिर हम लोग जॉब की तलाश करते हैं कि नहीं हाँ मुझे नौकरी चाहिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट, हम लोग बेरोज़गार हैं तो रोज़गार चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए, हम अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे, और हमारे जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको हम लोग ख़रीदेंगे, देखेंगे, फिर सारी चीज़ें करेंगे कि हाँ हम अपने लिए घर बनाएंगे, घर में रहने का सारी ज़रूरत के सामान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी नीड्स के अंतर्गत आ जाती है। फिर जो थर्ड स्टेज होता है हम लोग का, लव एंड बिलोंगली, जब हमारी साइकोलॉजी नीड और फिर सेफ्टी नीड्स फुलफ़िल हो जाएगी तो हमें फिर किसकी आवश्यकता होती है? लव और बिलोंगिंग यानी प्रेम व अपवद की आवश्यकता है। फिर बाद में ये होगा ना कि हाँ ये सारी नीड्स फुलफ़िल हो गई, तो भाई कोई अब ऐसा हो कि अब प्रेम की आवश्यकता है या फिर अपनत्व की आवश्यकता है, तो उसमें हमारी क्या होती है कि फ्रेंडशिप, इमिडिएटी, फैमिली, सेंस ऑफ
कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें हम लोग फिर अपने फैमिली को ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली बनाते हैं, या फिर जो फ्रेंडशिप है उसको देखते हैं, फिर उसको ध्यान में देने लगते हैं। फिर बहुत सारे लोग होते हैं ना कि नौकरी पाने के चक्कर में या फिर कुछ ऐसा होता है, अपने फ्रेंड से उतना कनेक्ट नहीं होते हैं। जब जॉब अप लग जाती है तो फिर उनसे जाते हैं, मिलते हैं, फिर बहुत सारी फ्रेंडशिप फिर बढ़ती जाती है कि हाँ, एक स्टेज पे पहुंचने के बाद ऑटोमेटिक सबसे अपनी अच्छी खासी फ्रेंडशिप होने लगती है। तो फिर लव एंड बिलोंगिंग के बाद आता है एस्टीम, यानी कि सम्मान की आवश्यकता है। फिर उसके बाद वो एक इस रेपुटेशन तक पहुंच जाता है कि अब उसको सम्मान की आवश्यकता होती है, कि वो चाहता है कि हर कोई अब उसको सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे। तो उसकी अब पर्सनालिटी पे बात आ जाती है कि नहीं, वो रिस्पेक्ट की भावना आ जाती है कि सबकी नज़र में वो अपना रिस्पेक्ट यानी सेल्फ एस्टीमेट बनाए, स्टेटस बनाए, स्ट्रेंथ बनाए, फ्रीडम पाए। तो ये सारी चीज़ें स्टीम्स के अंतर्गत आ जाती है। फिर एक टाइम के बाद वो अपने लिए सारी चीज़ें एक साइड करके सब कुछ जब वो पा लिया होगा, फिजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग, तब वो अपनी सोचता है कि मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो काफ़ी हाई रहे, कभी मेरे सम्मान पे कोई उंगली ना उठाए, इस टाइप की चीज़ें। फिर ये लास्ट से जो आती है वो सेल्फ एक्रेडिमिनेशंस, यानी कि आत्मसिद्धि। यहाँ तक बहुत कम लोग ही पहुँच पाते हैं। इन्होंने बताया कि जो यहाँ आत्मसिद्धि तक पहुँच जाता है वो बहुत कम लोग होते हैं। इसमें क्या होता है कि डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, यानी कि यहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। इसमें वो इंसान अपनी आत्मसिद्धि पा लेता है कि हाँ, मैं अब मेरी लाइफ यहाँ तक थी। वो जान लेता है कि मैं किस लिए बना हूँ, या वो अपने आप खुद को पहचान लेता है कि हाँ, मेरी ये डिज़ायर है, या फिर मैं इसके लिए बना हूँ, मेरी यही कंडीशन है, फुलफ़िल हो गई है। या फिर जैसे मुझे पढ़ाना पसंद है तो मुझे पता चल जाए कि हाँ, मैं इसी के लिए ही बनी हूँ। मतलब वो जान जाए कि हाँ, पूरी तरीके से मेरी जो जीवन पर्यंत हर चीज़ है वो मैं पढ़ाने पे ही बिता सकती हूँ। तो यहाँ तक बहुत कम लोग ही पहुँच पाते हैं आत्मसिद्धि तक, जो अपने आप को पहचान पाए कि हाँ, अब बस मेरी ज़िंदगी यही है, मैं इसके लिए ही अब आत्मसिद्धि करता हूँ। तो ये मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत है, जो कि उन्होंने ये बताया, ये 5 स्टेज, जो कि क्वेश्चन में आता है ज़रूर। आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पांस दिया था, प्यार दिया था, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देख करके वीडियो चले जाते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग पूरा देखिए वीडियो। मैं बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार करती हूँ और हर एक चीज़ अच्छे से PPT वगैरह बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग देखिए पूरा वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो IQ लेवल और क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंसी, इस सब पे आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ज़रूर देखिएगा, डोंट मिस। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।